भव्यात्माओं, गोमर जीवकांड सम्यत मार्गणा में नाम अधिकार के पश्चात अब नाम अधिकार में मुख्यतः से हमने जीव द्रव्य की पहचान कर ली है। अब नाम अधिकार में अजीव द्रव्य जो होते हैं वो अजीव द्रव्य की चर्चा हम लोग करेंगे। कल थोड़ा सा देखा था, किंतु आज और विश्लेषण में जाएंगे, गाथा के साथ जाएंगे। गाथा आपके लिए आ रही है, गाथा क्रमांक 564 आपके स्क्रीन के ऊपर रही है। तो सब कुछ ही गाथाएं बाकी है तो वैसे टोटल 734। उसमें से भी आखिरी जो 100 गाथाओं के आसपास जो है वो अंतर्भावाधिकार अल्प आलाप अधिकार में है। तो 564 और एक 50 एक गाथा बची है, 50-60 गाथा है। इस पे और दो मार्गणाएं आएगी, छोटी छोटी दो मार्गणा है, उपयोग प्ररूपना है। और फिर हम चलेंगे बहुत ही रुचिकर रुचिकर ऐसा कौन सा अंतर्भावाधिकार, जिसके अंतर्गत 24 ठाना भी आ जाता है, सारी चीजें आ जाती है। गुणस्थान में मार्गणा, मार्गणाओं में गुणस्थान, मार्गणाओं में मार्गणा, इन सब का वर्णन। और ये पूरा आपके लिए हर रोज एक आपको ब्लैंक चार्ट भेजे जाएंगे, चार्ट्स आपको भेजे जाएंगे, जिसका प्रिंट आउट निकाल करके आपको क्लास के समय में रेडी बैठना है। और जैसे जैसे चर्चा चलती जाएगी उसके अंदर आपको भरते जाना है। चर्चा कौन करेगा? आप। क्यों? क्योंकि जितना पढ़ाना है उतना पढ़ा करके हो जाएगा, और उसके बाद में इन सब की चर्चा इंद्रिय मार्गणा को संगी मार्गणा की अपेक्षा से देखना, संधि मार्गणा को आहार मार्गणा की अपेक्षा से देखना। ऐसी सब चर्चाएं चलती जाएगी, बड़ा मनोरंजक है। पिछली बार भी लोगों को बड़ा आनंद आया था, इस बार तो भाई जरूर आएगा कि और भी लोग हैं। ठीक है। और फिर आप लोगों को पूरा पहली गाथा से लेकर के सारी गाथाएं याद आ जाती है और एक अच्छा रिवीजन चलता है। और आशा ये है कि इस बार चौमासा शुरू होने से पहले गोवंश जीवकांड पूरा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है और मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं समझा सकता हूँ क्या, और आप नहीं, आप समझ तो सकते हैं, किंतु आप बैठ पाते हो क्या इसके ऊपर पूरा। चलिए, आपके सामने स्क्रीन है, स्क्रीन को देख लिए। गाथा क्रमांक 564। अजिह्वे सूय, अजिह्वे सुयर्वी, उग्गल दौवानि धम्म इदरोवि, आगासं कालो विय चत्तारि अरुविणम होती। अजिह्वेसु यरूवी, अजिह्वेसु जो अजीव है उनमें से रूपी है। कौन रूपी है? अजीव में कौन रूपी है? तो कहते हैं पुद्गल दौवानी, पुद्गल द्रव्य अजीव होते हुए रूपी है। फिर कहते हैं धम्म इधरोवी, धम्म अर्थात धर्म द्रव्य, इधर मतलब क्या होता है? उसका ऑपोजिट, उससे उल्टा, वो कौन सा है? अधर्म द्रव्य। फिर आघासम आकाश द्रव्य, कालो काल द्रव्य, ये क्या है? चत्तारी, ये चारों क्या है? अरुविणम होती, अरुविनो, रुवी अरुवी, अरुविनो मतलब अरूपी होते हैं। इतना सिंपल सब लोग जानते हैं। 5 अजीव द्रव्य है, उसमें से एक रूपी है, बाकी के 4 अरूपी है। उनको रूपी, पुद्गल को रूपी क्यों कहा, आकाश को अरूपी क्यों कहा? फटाफट, पुद्गल को रूपी क्यों कहा, आकाश को अरूपी क्यों कहा? अंजलि दीदी नागपुर। वंदना भैया। हम्म। रूपी रूपी कहा जाता है जो स्ट्रक्चर के हिसाब से है, मतलब काय मानू आपण, संरचना के हिसाब से। संरचना तो धर्म द्रव्य के पास भी है, अधर्म द्रव्य के पास भी है, तो संरचना मतलब क्या? संरचना मतलब आकार। तो यहाँ संरचना आकार का मतलब निरूप। आकार। तो संरचना है तो सबके पास संरचना है, सबके पास आकार है, सबके पास अवगाहनत्व है। फिर पुद्गल को क्यों? सुभद्रा दीदी बोलिए। अनम्यूट कर लो दीदी पहले।
वंदना भैया जी, हम्म जीव रुपये अजीव की उसमें चर्चा करो, जीव की हो गई, जीव की हो गई, अजीव की चर्चा करो। अजीव में पुद्गल को रूपी क्यों कहा? खुद खुद क्या, एक बार और बोलना भैया। महेंद्र भाई साहब रुक जाइए, नहीं तो श्रेणी आरोहण करने तक साथ देना पड़ेगा। तैयार हो? हाँ, देखो सुभद्रा दीदी, जी, बात यह है कि अजीव द्रव्य 5 है, अजीत रे 5 है। उनमें से 4 को अरूपी कहा, 1 को रूपी कहा। तो आपको हाँ, कहना है कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, अरूपी है। इनको अरूपी क्यों कहा? उसमें रूप रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते। बहुत बढ़िया। रूप रस गंध वर्ण जिनमें नहीं पाए जाते हैं वो अरूपी। अंजलि हम्म, दीदी, हम्म, क्लियर है? हाँ। दिमाग में से मूर्तिक आकार, ये सब चीजों को हटा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं, उद्गल धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल, ये 5 अजीव द्रव्य है। इनमें रूप आदि गुणों का धारक, रूप आदि मतलब रूप रस गंध वर्ण का धारक उद्गल मूर्तिमान है, मूर्तिक है, और शेष अर्थात धर्म अधर्म आकाश काल 4 द्रव्य अमूर्तिक है। पूरन गलन स्वभाव सहित होने से पुद्गल कहा जाता है। पुद्गल का नाम पुद्गल क्यों है? क्योंकि उसमें पूरन और गलन होता है। पूरन का अर्थ क्या होता है? क्या स्मिता दीदी? पूरन गलन नहीं? अच्छा, पूरन पोली को पूरन पोली क्यों कहते हैं? उसमें भी पूरन शब्द आता है। कौन अच्छा बनाता है पूरन पोली? हाथ ऊपर करो। कोई नहीं? किसी को पूरन पोली नहीं आती? अरे यार, आती आती, पलटन वालों को तो पक्का आती है ना? हाँ स्मिता दीदी हाथ ऊपर करो, चलो बोलो पूरन पोली को पूरन पोली कहते हैं, बाद में पुद्गल की चर्चा करेंगे। नाही भैया, पुरण म्हणजे नो कर्म वर्गना घेणे सोडणे त्याला अरे पुरण बाप रे, करतात. पूरन पोली करते हो, नो कर्म वर्गना वगैरह इतना सब सोचते हो? पुरणपोळी हाँ तो पूरन पोली को पूरन पोली क्यों कहते हैं? पुरण उसमें डाल के पुरणपोळी बनाते बोलते हैं. हाँ, डालना। बाकी लोग पूरन का पराठा समझ दो, नॉर्थ वाले। गेहूं के आटे का जो पेड़ा है उसके अंदर हर एक चने, हर एक मतलब चने की दाल का पूरन गोला जो है वो डाला जाता है उसके साथ, मतलब मिलना, ये पूरन है। मिलना ये पूरन है। और गलना, ये भेद को प्राप्त होना है, टूटना है। तो पुद्गल में क्या जुड़ जाता है और क्या टूटता है? क्या पूरता है और क्या गलता है? तभी तो उसको पुद्गल कहते हैं। पुद्गल में से क्या टूटता है और क्या जुड़ता है? कल्पना दीदी। वरना भैया जी, प्रदेश, नए प्रदेश आते जाते और पुराने प्रदेश से वो गलते जाते हैं। देखो हर जगह पर प्रदेश शब्द ये नहीं लगेगा। द्रव्य की अपेक्षा से जब चर्चा होती, प्रदेश को मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, एक किसी अर्थ से विवक्षा से ठीक है, किंतु जब पुद्गल की चर्चा कर रहे हैं तो स्कंद कहिए, परमाणु कहिए, हाँ, है ना? हाँ, तो ये स्कंद जो है, ये स्कंद मुख्यता से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ये पूर्णता है। और जब स्कंद एक दूसरे से बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, तब उसको गलन कहता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये पूरन और गलन जिस द्रव्य में होता है उसको ही उद्गल कहते हैं। अर्थात बाकी द्रव्यों में पूरणता और गलनता नहीं है। उद्गल में पूरण गलन होता है, ये अब तक वर्षों से पढ़ा हुआ है, बट जीव द्रव्य में पूरण और गलन नहीं होता। ये चिंतन आज करना है। जीव द्रव्य में पूरण होता है क्या? जीव द्रव्य के अलग अलग, मेरे जीव द्रव्य के 4 प्रदेश
दूसरे के जीव द्रव्य के 4 प्रदेश मिल गए? नहीं, नहीं होता। जब ये जीव ये शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करने जाएगा, कोई बात नहीं, मेरे साथ में था 70-80 बस, थोड़ा इसको एक 4-5 प्रदेश दे देते हैं करके 4-5 प्रदेश आगे जाकर के नए कमा लेंगे, 4-5 प्रदेश इसके साथ छोड़ दो। टूट करके छोड़वाते कि यहां पर नहीं। जब समुद्घात भी होते हैं, कषाय हो, विक्रिया हो, केवली हो, कोई भी समुद्घात 7 प्रकार में से कोई भी हो, तो भी सभी आत्म प्रदेश एक दूसरे से जुड़े ही रहते, भले शरीर के बाहर आ जाए किंतु एक दूसरे से जुड़े रहते, कभी भी वो बिखरते नहीं हैं। पक्का? हाँ किरण दीदी, उनकी अखंडता रहती है। अब आपको बताना है जीव द्रव्य में ये अखंडता क्यों रहती है। जीव द्रव्य में ये अखंडता क्यों रहती है? जो आपने पढ़ा है मैं थोड़ी पढ़ाने के लिए बैठा हूं, उससे तो शुरुआत की जाती है और फिर आपको दूसरे ही रास्ते पर लिया जाता है। हाँ भाई बोलो, सुनीता उकलकर दीदी बोलिए। अगुरु लघु गुण के कारण। बहुत सुंदर। अगुरु लघुत्व गुण के कारण कोई भी द्रव्य बिखरता नहीं है, द्रव्य के गुण बिखरते नहीं हैं। अच्छा, तो फिर ये अगुरु लघु गुण पुद्गल में नहीं होता क्या? उसके तो टुकड़े होते हैं। किरण गोधा दीदी बोलिए। उसका अंतिम अणु भी बाकी रह जाता है, लेकिन पूरा गलता नहीं है, उसका अंतिम अणु वर्गणों बची हुई रहती है। बहुत बढ़िया। स्कंद पर्याय भले छूट जावे, परमाणु पर्याय जो है वो परमाणु पर्याय का गलन नहीं होता, उसका परमाणुपना जो है वो बना ही रहता है। और मुख्यता से यहां पर गुणों के बिखर जाने की चर्चा है। रूप रस गंध वर्ण ये गुण जो है वो बिखरते नहीं है। क्लियर? चलिए, अब आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि पूर्ण गलन स्वभाव सहित होने से पुद्गल कहा जाता है। पुद्गल द्रव्य मूर्त है क्योंकि रूपादि गुण उनसे सहित है। अब वो कह रहे हैं पुद्गल रूपी है और रूपादि के आकार से परिणमन होने को मूर्तिक कहते हैं। रूपादिक के आकार से परिणमन शब्द का अर्थ क्या करेंगे? परिणमन होना मतलब ट्रांसफर होना, ट्रांसपॉन्ड होना, उसके लिए मूर्तिक कहा गया। तो रूपादि के आकार से, अर्थात रूप रस, सिर्फ रूप का आकार कहेंगे तो वो नहीं चलेगा। रूप रस गंध वर्ण इन पर्यायों में परिणमन होना ये मूर्तिकता है। जिनका रूप पाया जाता है वो रूपी है, मूर्तिक है, मूर्तिमान है। आचार्य भगवान कहते हैं यहां पर सिर्फ रूपी ये शब्द लगा दिया, किंतु जब रूपी शब्द लगाया जाता है तो उसमें रसादिक भी अंतर्भूत है, क्योंकि रसादिक रूप के अविनाभावी है। तो जहां पर रूप शब्द आ जाता है वहां पर अकेला रूप लिखा हो तो भी वहां पर रस गंध और वर्ण ये उसके साथ में अंतर्भूत ही है, ऐसा ही समझना। तो अभेद रूप से रूपी कहा जाएगा, अभेद रूप से मूर्तिक कहा जाएगा, और भेद रूप से रूपी, रसवान, गंधवान, वर्णवान। क्लियर है? रूपी, मूर्तिक पर्यायवाची, अभेद रूप कथन, और फिर भेद रूप कथन में रूपी, रसी, गंधी, वर्णी। बातें हजम हो रही है क्या? नहीं? स्मिता दीदी बोलो। मैंने सिर्फ भेद कथन और अभेद कथन किया और कुछ भी नहीं किया। म्हणजे ते तुम्ही नंतर जे म्हणलं ना रूपी रसी गंधी वर्णी ते काय त्याचा अर्थ म्हणजे ते कसं असं का म्हणलं ते
जिसको रूपी कहा जाता है, कहने के लिए तो सिर्फ रूपी कहा, मतलब उसमें सिर्फ अकेला रूप है क्या, रसगंध वर्ण नहीं होते क्या, ये प्रश्न उठा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि रूपी कहना अभेद कथन है। जो प्रश्न भेद रूप कथन में, भेद रूप कथन में उसका अर्थ है ये है कि उसमें रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। हो सकता है व्यक्त हो या अव्यक्त हो। पानी का वर्ण कौन सा? जैसे पानी जे कलर मिळेल त्याप्रमाणे त्याचं जिसमें मिलाओ उसके जैसा। पिला का द्यायचा नाही. ये तो गाने की पंक्तियां हो गई। नाही म्हणजे आपण जे त्या पाण्यात जे रंग एक मिसळते बात बता, सुनो सुनो सुनो, एक बात बता दो, जल है, उसमें मैंने पीला रंग हल्दी डाल दी तो पीला रंग आ गया, तो पीला रंग जल का है कि हल्दी का है? हल्दी का पाणी का नाही. त्या हळदीमुळे पाण्याचा रंग बदलला. ये तो आपका बोली भाषा हो गई दीदी कि हल्दी की वजह से पानी का रंग बदल गया। पर्याय पानी की पहले वाली अलग थी, अब पानी की पर्याय अलग है। अब पानी की पर्याय हल्दी के साथ में बंध रूप है, किंतु हम अकेले शुद्ध जल का पूछ रहे हैं। जल पहले भी था, जल अभी भी है। तो पीला वर्ण किसका है? दूध है, दूध में पानी है, फिर भी आप कहते हो हमने दूध पी लिया। दूध के साथ में भेद रूप कथन में क्या होगा? दूध भी पिया और पानी भी पिया। ये दोनों कथन हो गए कि नहीं हो गए? भेद रूप कथन, अभेद रूप में दूध पी लिया, अभेद रूप में पीला पानी ये कहोगे, और भेद रूप में अव्यक्त वर्ण वाला जल और पीले रूप वाली हल्दी, ये दोनों का मिश्रण, ये भेद रूप कथन हो जाएगा। हम बात बोली भाषा की नहीं कह रहे, बोली भाषा में बहुत सारे कांड कर जाते हैं हम लोग। हम भाषा बोल रहे आगम की, सूक्ष्मता की, उसके पीछे के विज्ञान की। विज्ञान का अर्थ साइंस, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? शोध लावणे. छेड़ाला की पंक्ति बोलो। वीतराग विज्ञान, तो वीतराग विज्ञान शब्द जहां पर आता है तो वीतरागता को विज्ञान कहा, तो विज्ञान शब्द का अर्थ क्या करेंगे? ये आपके सामने है, ज्ञान उसके साथ में वी जोड़ दिया। वी से विशेषता प्राप्त होती है, वी से दीर्घता प्राप्त होती है, वी से विशेषता प्राप्त होती है, वी से दीर्घता प्राप्त होती है। तो जो ज्ञान विशेष और विस्तृत है वो विज्ञान कहलाता है। तो हम ज्ञान की बात करें या विज्ञान की बात करें? अगर विज्ञान की बात करें तो दुनिया भर में सिर्फ वितरागता ये विशेष ज्ञान की चीज है। वितरागता विशेष ज्ञान की चीज है। क्यों? क्योंकि विशेष ज्ञान किसे कहा? बाकी तो सामान्य ज्ञान है, मति श्रुत अवधि मन पर्याय, और विशेष कौन है? अब तो आप बता पाओगे, केवल ज्ञान। बाकी के ज्ञान बिना वितरागता के भी प्राप्त हो सकते हैं। केवल ज्ञान कैसे प्राप्त? बिना वितरागता के केवल ज्ञान प्राप्त होता है क्या? आज तक किसी को मिला है क्या? नहीं ना। अब लगाओ संबंध। कितनी बार छह ढाला पड़ी है? जितनी बार पढ़ो नया नया मिलता जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि भेद रूप कथन में रूप रस गंध वर्ण लगा लेना और अभेद रूप में सिर्फ रूपी या मूर्ति का कह देना, बस बात बन जाएगी। ठीक है, जिनके इसके ऊपर प्रश्न है वो हाथ ऊपर करे, बाकी के हैंड रेज निकाल दे। अजीव द्रव्य में 5 द्रव्य देखे, उसमें से पुद्गल जो पूर्ण गलन स्वभाव वाला है, पूर्ण गलन लक्षण वाला है, उसको छोड़ करके बाकी के चारों द्रव्य जो है वो अरूपी है, अमूर्तिक है। क्यों? क्योंकि उनमें रूप रसगंध वर्ण नहीं।
पुद्गल को रूपी कहा, अकेला रूपी ये अभेद कथन है, और भेद रूप कथन में वो रूपी भी है, रसवान भी है, गंधवान भी है, वर्णवान भी है। ये अब तक की बातें हमने पढ़ी। इसके ऊपर किसी को प्रॉब्लम, विशेष जिज्ञासा? अलका परिजत दीदी अनम्यूट किया है। उषा पटेल दीदी आपकी जिज्ञासा है? अनम्यूट किया है, बोलिए। नहीं, पूरन गलन बोल रहे थे ना, उसको ही आप हम उत्पाद व्यय नहीं कह सकते क्या? देखो, पूरन गलन को अगर हम उत्पाद व्यय कहेंगे तो फिर बाकी द्रव्यों में भी पूरन गलन मानना पड़ेगा। उत्पाद व्यय का अर्थ होता है कि पर्याय का उत्पन्न होना, और पर्याय का उत्पन्न होना ये बिना पूरन गलन के बाकी द्रव्यों में हो रहा है, हलचल मात्र से हो रहा है। अब ज्ञान विशेष गुण ले लो, ज्ञान गुण की पर्याय बनती कि नहीं बनती है? बनती है। कैसे बनती है? ज्ञान टूट जाता है? नहीं, केवल ही भगवान के ज्ञान की अलग अलग प्रकार से पर्याय बन रही कि नहीं बन रही है? बन रही है। तो उसमें किस चीज का पूरण और किस चीज का गलन हो रहा है? जो बदलाव हो रहा है वो बदलाव ही पर्याय है। और बदलाव कैसे होता है? पहला बदलाव नष्ट हो करके दूसरा शुरू होता है, और उसमें उस द्रव्य की द्रव्यता बनी रहती है। बस इस चीज को उत्पाद व्यय द्रव्य कहा। ठीक है, चलिए उदाहरण पूरण गलन का देने के लिए, देखो सिर्फ और सिर्फ गलन हो रहा है, अकेला गलन हो रहा है, तो भी उत्पाद व्यय द्रव्य होगा कि नहीं? होगा नहीं, होगा। 4 परमाणु का एक स्कंद था, वो टूट करके 2-2 परमाणु का हो गया, गलन हुआ, तो 4 परमाणु वाली पर्याय का व्यय हो गया, 2 परमाणु वाली पर्याय का उत्पाद हो गया, और पहले भी पुद्गल था अब भी पुद्गल है, तो द्रव्यता बनी रही। तो अकेले गलन से भी पर्याय बनी, अकेले पूरन से भी पर्याय बन सकती है। ठीक है, चलिए रमोज जी। अभी आपने ऐसे कहा रूपी गंध वर्ण आदि पर्यायों में परिणमन होता है। आवाज आ रही है? हाँ रे, तो इसका जब पुद्गल का जीव के साथ जब परिणमन होता है तो वहां मतलब गुणों में तो परिणमन कैसे होगा? जीव के गुण तो उसमें आएंगे नहीं। परिणमन तो पुद्गल में परिणमन तो कर लेगा, लेकिन जीव द्रव्य में कैसे परिणमन होता है? जब रूपी जीव देव को रूपी कहा है हमने संसारी द्रव्य को, तब। अब देखिए, अभी जो उदाहरण दिया गया था कि जल और हल्दी मिक्स करने पर पीला जल हो गया, तो ये 2 पुद्गलों के बंध की पर्याय करके जो नई पर्याय उत्पन्न हो गई, उस नई पर्याय का अभेद रूप कथन हो गया। किंतु जल हल्दी रूप हो गया और हल्दी जल रूप हो गई क्या? नहीं हुई है। इसका मतलब जब भेद रूप कथन करेंगे तब दोनों की अलग अलग अस्तित्वता हमको दिखती है, अलग अलग उनके गुण पर्याय, उनके गुण दिखते हैं हमको। वैसे ही जब जीव और पुद्गल दोनों भी एक साथ जब बन जाते हैं, उस अपेक्षा से एक नई पर्याय, संसारी जीव नाम की जो नई पर्याय उत्पन्न हो रही है, उस नई पर्याय के मिले जुने गुण, भले जुने पर्याय, मिले जुने गुण कहे जा सकते हैं, जो मूल द्रव्य से, मूल जो उसका जो स्वभाव है उससे विपरीत हो सकते हैं, उससे अलग हो सकते हैं। ये अभेद रूप कथन हो जाएगा संसारी जीव का। परंतु संसारी जीव को भी अगर भेद रूप देखेंगे तो अलग अलग ही है, पुद्गल नहीं हुआ है और पुद्गल जीव नहीं हुआ है। अभी भी जीव के प्रदेश मूर्तिक नहीं अमूर्तिक ही है, भेद रूप कथन की अपेक्षा से देखा जाए तो। वो तो विवक्षा से दोनों एक क्षेत्रावगाह है, इसलिए उन्होंने आकार, उस पर्याय ने आकार धारण कर दिया। जब तक वो पर्याय बनी है तो पर्याय की अपेक्षा से वर्णन अलग से होगा, और शुद्ध द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन अलग होगा, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से वर्णन होगा। ठीक। तो रूप रस गंध वर्ण में परिणमन किसका हुआ? जीव द्रव्य का या संसारी जीव का? संसारी जीव का हो रहा है परिणमन, क्योंकि द्रव्य कहते ही जीव द्रव्य की चर्चा चली गई, हाँ, वो अलग हो जाता है। और संसारी जीव ये जीव द्रव्य की पर्याय है।
किस अच्छा, अपेक्षा से मिली उसकी जुली तरफ? पर्याय को संसारी जीव ही कहा, मतलब इन दोनों की मिली जुली पर्याय को संसारी जीव के परिवार। संसारी जीव ये पर्याय का नाम है। ठीक। चलिए। अब मुक्त जीव भी पर्याय का नाम कह सकते हैं। मुक्त जीव भी पर्याय का नाम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुक्त जीव के केवल ज्ञान की पर्याय बनती है, केवल दर्शन की पर्याय बनती है। ये पर्यायार्थिक नय से उसका वर्णन हो गया। किंतु जब सिर्फ गुणों की चर्चा करेंगे द्रव्यार्थिक नय से, तब गुण और गुणी एक साथ, कोई पर्याय नहीं, अभेद कथन। तो फिर आपको उसके केवल ज्ञान की कोई पर्याय दिख रही है क्या? जीव और ज्ञान अलग दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ये कथन करने की अलग अलग पद्धतियां हैं, एक ही चीज का अलग अलग तरीके से कथन। चलिए, नीरज जी अनम्यूट करिए। नीरज जी अनम्यूट करिए। नमस्ते आचार्य भवन, वंदना भैया। हाँ वंदना बोलिए। किसी भी रूपी पदार्थ के अंदर गुण विशेष पाया जाता है हम्म, और उसका अविनाभावी होने के कारण उसके अंदर अंतर्भाव हो जाएगा। हम्म। तो उस तरह से समझना है या अन्य तरीके से इसको समझना होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक। क्योंकि अविनाभावी कहते ही सूक्ष्म वर्णन हो गया, भेद रूप वर्णन हो गया। तो अविनाभावी जैसे अपन ने सूक्ष्म रूप से वर्णन किया, तो फिर तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भी अपन ने वस्तु पकड़ेंगे सूक्ष्म का उसके अर्थ, अंदर भी सूक्ष्म का स्पष्ट अर्थ यहाँ अर्थ पर के अंदर आकार वर्ण से है। नहीं लेना। सूक्ष्म का अर्थ यहाँ पर आकार से नहीं लेना। भेद रूप कथन ऐसा कहिए। ठीक है, अभेद कथन, भेद कथन, बस इतनी सी बात। ठीक। वंदना सूक्ष्म का अर्थ होता है विस्तार से। जी। जब हम वंदना भैया। प्रधान कथन कहते हैं, गौण कथन कहते हैं, तो एक को हाईलाइट करके दूसरे को उतना हाईलाइट ना करते हुए कहते हैं। जब सूक्ष्म कथन जब कहते हैं तो इसका अर्थ होता है विस्तार से, संक्षेप से और सूक्ष्मता से। जी। तो सूक्ष्म का अर्थ यहां पर आकार से सूक्ष्म नहीं समझना, या सूक्ष्म बादल वाला सूक्ष्म नहीं समझना। तो विस्तार कथन को सूक्ष्म कथन कहते हैं, इस प्रकार से करके चलना। हम ठीक कहते हैं ना बारकाई में जाकर के अगर कहा जाए तो, है। हाँ। बस ये है। ठीक है। अब बारकाई से कहते मतलब क्या छोटा कहते, ऐसा नहीं है, विस्तार से कहते। विस्तार से कहें। चलिए, वंदना। ये भाषा है ना, कोई भी भाषा, वो भाषा के सौंदर्य है ये, कि एक चीज को अलग अलग तरीके से लिया जाता है। चलिए आगे बढ़े। अब यहां से उपलक्षण अधिकार शुरू हो जाएगा। और उपलक्षण अधिकार में सबसे पहले उपलक्षण शब्द में लक्षण शब्द है। तो लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण में लक्ष्य और अलक्ष्य किसे कहते हैं? फिर लक्ष्य के भेद होते हैं, आत्मभूत, अनात्मभूत, इनकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं लक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, एक चित्र आपको दिखा रहा हूं। हो सकता है शायद आपने पहले कभी इन चीजों को नहीं देखा हो, पहली बार आप इन चीजों को देखते हो। देखा है क्या इन चीजों को कभी? चित्र में जो दिख रहा है वो कभी देखा है, कभी चर्चा की है इसकी? अच्छा, क्या है? क्या है ये? लड्डू। क्या है? लड्डू। ठीक है, अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। अब इसमें से केसरी वर्ण के मोतीचूर के लड्डू आपको अलग करने हैं। क्या कहा? सामने सामने आपको दिख रहे, देखो, अलग अलग प्रकार के लड्डू है। बेसन के भी है, सूजी के भी है, नारियल के भी है, मावे के भी है, तिल के भी है, राजगीरा की भी है, और मोतीचूर के भी है। मोतीचूर में दो प्रकार के हैं, पीले हैं और केसरी है। दिख रहे हैं? अब इस सभी लड्डू है, तो लड्डुओं में से सबसे पहले आपको मोतीचूर के लड्डू को छांटना है।
और फिर मोतीचूर के लड्डू में भी केसरी वर्ण वाले को छांटना है। कठिन तो नहीं लग रहा है? बहुत सोचने की बात तो नहीं, कठिन नहीं है ना? हाँ, कठिन नहीं है। इससे इजी तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए पूछ रहा हूं। तो आपने अपने दिमाग में सोचते वक्त क्या क्या चीजें करी? आप जब ढूंढ रहे थे तब आपने क्या क्या, चिंतन आपका कैसे गया? हेमांगी दीदी। वंदना भैया, पहले तो देखा कि इसमें मोतीचूर वाले लड्डू कौन से है, और दूसरा देखा कि केसरी कलर वाला लड्डू कौन सा है। मतलब आपने केसरी वर्ण और मोतीचूर, मोतीचूर यहां पर उसका आकार, रूप कहिए, आकार कहने से रूप कहिए, है ना? बेसन और मोतीचूर दोनों में आटा किसका होता है? बेसन का ही होता है। तो फिर दोनों में फर्क कैसे करेंगे? उसके रूप से करेंगे। आया ना? चलिए, तो इसका मतलब क्या है कि आपने उस मिठाई के डब्बे में से एक प्रकार की मिठाई को छांटना, ये आपका लक्ष्य था। जैसे ही आपको केसरी वर्ण और मोतीचूर कहा तो आपका बेसन के लड्डू की तरफ ध्यान गया क्या? मावे के लड्डू की तरफ, राजगिरी के लड्डू की तरफ? आपने स्कैनिंग किया, एक बार चित्र को देखा और झट से आप वहां पर पहुंच गए। आप झट से वहां पर क्यों पहुंच गए? क्योंकि वो आपका लक्ष्य है। मुझे एक जगह से लेकर के आमंत्रण आया, भैया पूना में ऐसा ऐसा है, यहां पर पंच कल्याणक होने वाला है, आप जरूर आना। कहा गए हमारे सुरेश जी, बिजी हो गए शायद, वो पंच कल्याणक शुरू हो गया पनवेल वाला। और फिर उन्होंने हमको लोकेशन भेज दिया। अब लोकेशन भेजने के बाद मैंने मैप में, गूगल मैप में उसको मैंने ऑन किया, चेक किया। तो गूगल मैप जब रास्ता बना रहा है मेरे जहां से लेकर के, मेरे यहां से लेकर के उस पंच कल्याणक के स्थल तक, तो वो रास्ते में उसको बहुत सारी चीजें मिल रही है। भाई मैं चिंचवड़ में, वो चिंचवड़ से निकला, नासिक का रास्ता भी आता है, सतारा का भी रास्ता आता है, औरंगाबाद का भी रास्ता आता है। इनको छोड़ करके वो एक रास्ते पर निकला जो पनवेल की तरफ जा रहा है। उसने बाकी चीजों को छोड़ करके पनवेल को लक्ष्य बनाया कि नहीं बनाया? मतलब यहां पर जो लक्ष्य बनाया जाता है, बीच में बहुत सारे रास्ते वगैरह आते हैं, उन सबको क्या किया जाता है? अलक्ष्य किया जाता है। हम दुर्लक्षित बोलते हैं बोली भाषा में। बाकी चीजों की तरफ दुर्लक्ष्य करते और लक्ष्य के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो लक्ष्य, और बाकी सब अलक्ष्य, दुर्लक्षित है वो अलक्ष्य। आगम की भाषा समझ में आ रही है? तो यहां पर केसरी वर्ण के मोतीचूर के लड्डू ये बन गया लक्ष्य, और बाकी सभी लड्डू बन गए अलक्ष्य। लक्ष्य अलक्ष्य समझ में आ गया? बड़ा इजी है, सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते। तो आचार्य वन इसकी परिभाषाओं में क्या क्या कहते जरा देख लेते हैं। परस्पर मिली हुई वस्तुओं में से जिसके द्वारा किसी एक वस्तु को अलग करने वाला हेतु जो होता है, उस हेतु को लक्षण कहते हैं। हेतु मतलब कारण। ऐसा क्या कारण है कि आपने उस प्रकार के लड्डू को जो साइड में निकाल करके फोटो में से निकाला है, उसको आपने अलग किया? ऐसा क्या कारण है? एक कारण था मोतीचूर, और दूसरा का मतलब उसका रूप, और दूसरा कारण था उसका वर्ण, केसर। बराबर? तो आचार्य क्या कहते हैं? परस्पर मिली हुई वस्तु, सब लड्डू एक दूसरे के साथ वहां पर मिक्स तरीके से रखे हुए हैं, उनमें से जिसके द्वारा, जिस कारण के द्वारा उस एक विशिष्ट वस्तु को अलग किया जाता है, उसको उसका लक्षण कहते हैं। तो लक्षण किसे कहते हैं ये समझ लो। लक्षण और स्वरूप के बीच का अंतर हम लोग समझते आए हैं पिछले 3 दिन से। तो लक्षण क्या है? तो भीड़ में से किसी एक चीज को अलग करने का कारण।
अब ये कुछ भी हो सकता है। अगर पुद्गल द्रव्य है तो रूप रस गंध वर्ण नाम के उसके जो विशेष गुण है वो विशेष गुण हो सकते हैं। अगर जीव द्रव्य है तो ज्ञान चेतना की अपेक्षा से विशेष गुण हो सकते हैं, ज्ञान दर्शन की अपेक्षा, क्योंकि चेतना के ही भेद ज्ञान और दर्शन माने गए हैं। धर्म द्रव्य हो अधर्म द्रव्य हो तो उनके उनके विशेष गुण, आकाश द्रव्य तो उसका विशेष गुण, इसकी अपेक्षा से उसको बाहर निकाला जाएगा। और जब द्रव्य और अद्रव्य की चर्चा की जाए, जब द्रव्य और जो चीज द्रव्य नहीं है उनकी चर्चा की जाए, तो द्रव्य के सामान्य गुण की अपेक्षा से भी आप उसको निकाल सकते हो। हाँ या ना? जो चीज नित्य है, जो चीज नित्य है अस्तित्व गुण की अपेक्षा से है, तो इस प्रकार से उसको दिया जा सकता है। दुनिया में कोई चीज अनित्य है क्या? संसार में कोई चीज अनित्य है क्या? कोई हाँ कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है। जब द्रव्य की द्रव्यता की तरफ देख करके कोई बोल रहे हैं तो वो हाँ कह रहे हैं, और द्रव्य की पर्याय की तरफ देख करके अगर जो बोल रहे हैं वो बोलते कि वो बदल सकती है, वो अनित्य है। तो पर्याय तो अनित्य है, गुण नित्य है। पर्याय तो अनित्य है, गुण नित्य है। गुण अव्यक्त भी हो जावे तो भी रहते ही रहते हैं। कभी कभी अव्यक्त हो जाते हैं किंतु होते जरूर है। ठीक है? अव्यक्तता कहां से किस अपेक्षा से कही जाएगी? ग्रहण करने वाले के ज्ञान की अपेक्षा से कही जाएगी। ग्रहण करने वाले के ज्ञान की अपेक्षा से कही जाएगी। भाई बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उपयोग लगाओगे तो समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं। अब कहते हैं लक्षण के अभाव में द्रव्य का भी अभाव हो जाता है। जिसके अभाव में द्रव्य का अभाव हो जावे वो उसका लक्षण है। अब मोतीचूर पना और केसरी पना, अगर ये दोनों चीजों को हटा दिया जाए तो इस ग्रुप में केसरी वर्ण के मोतीचूर के लड्डू बचेंगे क्या? केसरी वर्ण के मोतीचूर के लड्डू अगर चाहिए तो केसरी पना भी चाहिए और मोतीचूर पना भी चाहिए। तो ये लक्षण जो उसका है वो लक्षण ही अगर नष्ट हो जाए तो द्रव्य ही नष्ट हो जाए। जहां पर ज्ञान नहीं है वो द्रव्य जीव कहलाएगा क्या? जीव द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। आगे कहते हैं जिसका लक्षण किया जाए वो है लक्ष्य, बाकी सब अलक्ष्य। लक्ष्य का लक्षण होता है, जो लक्ष्य है उसका लक्षण होता है। यह लक्ष्य कौन है? मोतीचूर के केसरी लड्डू। और उनका लक्षण क्या है? मोतीचूर पना और केसरी पना, ये उनका लक्षण। ठीक है, चलिए। बहुत बार ये सिर्फ पुद्गल के साथ नहीं है, ये चीजें आपने पहले भी पढ़ी है। इसको धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य के साथ लगाना है। लोकाकाश में सभी द्रव्य है कि नहीं है? लोकाकाश सभी द्रव्य है। जब मैं कहता हूं एक थैली में 6 द्रव्य दे दिए तो थैली का नाम लोकाकाश। उस थैली में 6 के 6 द्रव्य मिलते हैं, उसमें से काला द्रव्य साइड में करो बोल तो कैसे करोगे? अगर काल द्रव्य को लक्ष्य बनाना है तो बाकी के 5 द्रव्य अलक्ष्य हो जाएंगे। तो 5 द्रव्यों में से काल द्रव्य को लक्ष्य करना है तो आप कैसे लक्ष्य बनाओगे? उसका लक्षण क्या करोगे? हाँ भाई, जल्दी जल्दी, लड्डू की बात खत्म। वीरेंद्र कुमार जी। नमस्ते गुरुदेव। वंदना भैया जी। वंदना, बोलिए। हाँ,
वर्तना लक्षण, जिसमें वर्तना लक्षण है वो काल है। अच्छा, बहुत और ये बोलने का मौका मिल गया तो दो चीजें और पूछ रहा था सर मैं। हम्म, एक तो अपने जो रूपी पदार्थ के बारे में आपने बताया ना, कि जिसमें रस, गंध और वर्ण भी हो, हम्म। तो ये रूप से तात्पर्य स्पर्श हो जाता है या क्या है? स्पर्श भी होता है ना उसमें? नहीं, रूप में रूप रस गंध वर्ण, इनको जब हम कह लेते हैं तो रूप में अंदर दोनों चीजें आ जाती है। रूप के अंदर में दोनों चीजें आ जाती है। अब जो बोली भाषा में जिसको आकार कहा गया है, वो आकार और स्पर्श, ये दोनों चीजें उसमें आ जाएगी। और दूसरा निवेदन था। क्योंकि इसीलिए रूपी शब्द जो है वो अभेद कथन है, और रूपी कहते वक्त ही उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण चारों उसके भेद रूप में निकल जाएंगे। रूपी शब्द ही अभेद है। अच्छा, रूप वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, नहीं, स्पर्श? नहीं। और दूसरा अभी निवेदन मान था, लिया। ये स्मिता जी बोलते हैं ना, तो वहाँ वह पूरा ही मराठी में बोल लेते हैं, तो हम लोग उन्होंने क्या बोला वह यथार्थ नहीं समझ पाते, तो या तो आप उसे हिंदी में कन्वर्ट कर दें, और वो हिंदी बोलना जानते हो हिंदी में बोल लें। कौन से वाले? वह स्मिता दोषी जी बोलते हैं हाँ, ना। सीता दीदी, आपको इसके आगे हिंदी में प्रश्न पूछना है, मराठी बोलो तो हम हिंदी कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जैसे वो हिंदी में अच्छी तरह अपना बात वो अच्छी तरह अभी वर्णन न ठीक है, कर ठीक है, सकते, ठीक है, तो ठीक, आप उसे हिंदी में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, ठीक है, चलो, कोई बात नहीं, क्योंकि देखो हमारे लिए दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। वो कंफर्टेबल है मराठी में तो हम उनके साथ मराठी में बात करेंगे, क्योंकि बाकी सबके लिए हिंदी विकास भी करेंगे। ये सबके लिए, मतलब ये वो एक नाम उनका आने से नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मराठी में कंफर्टेबल होते हैं और वो व्यक्त हो पाते हैं, नहीं तो व्यक्त नहीं हो पाते हैं। और हमारे लिए महत्वपूर्ण है व्यक्त होना। ठीक है, तो दोनों का मतलब दोनों का भी हम ठीक तरीके से भान रखेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब हो गया कि लक्ष्य का लक्षण होता है, तो यहाँ पर बता दिया वीरेंद्र कुमार जी ने कि काल द्रव्य है, तो काल द्रव्य के वर्तना लक्षण की अपेक्षा से मैं उसको बाजू में कर दूं। ठीक है। अब वर्तने का अभाव हो जाए, वर्तने के स्वभाव का अभाव हो जाए, तो काल द्रव्य कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। तो ये बात यहां पर की जा रही है। चलिए, अब चलते आगे। लक्षण के दो भेद होते हैं, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। आपके सामने दो चित्रों को रख रहा हूं मैं। एक है अग्नि, जलती हुई अग्नि आपको दिख रही है, और दूसरी है हाथ में शस्त्र लिए पहरेदार खड़ा है। हाथ में शस्त्र लिए शस्त्रधारी खड़ा है। दो दिख रहे हैं आपको? चलिए, अब ये अग्नि को, अग्नि का लक्षण क्या है? उष्ण होना या उष्ण रहना, ये अग्नि का लक्षण है। शस्त्रधारी का लक्षण क्या है? शस्त्र से सहित होना, ये शस्त्रधारी का लक्षण है। अब आत्मभूत और अनात्मभूत ये कैसे कहेंगे? तो आत्मभूत लक्षण वो है जो लक्ष्य और लक्षण दोनों को जुदा नहीं कर सकते, लक्ष्य और लक्षण को अलग नहीं कर सकते, वो आत्मभूत लक्षण कहलाता है। आप अग्नि और अग्नि की उष्णता, अग्नि है लक्ष्य, उष्णता है लक्षण, इन दोनों को अलग कर सकते हो क्या? भाई वहां पर अग्नि जल रही है, उसमें से उष्णता लेकर के आओ, अलग नहीं कर सकते। अब शस्त्रधारी वाला उदाहरण ले लो। शस्त्रधारी क्या कह रहा है? शस्त्रधारी का लक्षण क्या है? शस्त्र सहित होना। अब मैं आपको कहूं शस्त्रधारी का शस्त्र लेके आओ, तो शस्त्रधारी से शस्त्र अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो जहां पर
लक्ष्य और लक्षण अलग हो सकते हैं, वो अनात्म भूत लक्षण कहलाता है। जहां पर लक्ष्य और लक्षण अलग नहीं हो सकते हैं, उसे आत्मभूत लक्षण कहा जाता है। इतना सिंपल है। ठीक है, चलिए अब कोई आत्मभूत लक्षण का उदाहरण बताइए। कोई आत्मभूत लक्षण का उदाहरण, स्मिता दीदी। एक मिनट अनम्यूट कर दिए दीदी। जब तक जीव पुद्गलाबरोबर आहे तोपर्यंत ते आत्मभूत आहे, कारण पुद्गलापासून जीवाला पण वेगळं करू शकत नाही. एक मिनट एक मिनट, फिर यहाँ पर लक्ष्य कौन है और लक्षण कौन है? म्हणजे आता जीवाबरोबर म्हणजे काय म्हणतात आपल्याशी एक मिनट पुद्गलाबरोबर दीदी का, एक मिनट एक मिनट, मैं पहले लगा लूंगा। दीदी का कहना है कि संसारी जीव जो कहलाता है वो जीव और पुद्गल एक साथ है, और दीदी का कहना है कि इनमें से जीव और पुद्गल को अलग नहीं किया जा सकता। जब तक संसार में है तब तक. जब तक संसार में है तब तक। तो इसमें लक्षण कौन है और लक्ष्य कौन है? लक्षण शरीर आहे आणि लक्ष्य जीव आहे. लक्ष्य संसारी जीव होना चाहिए और लक्षण पुद्गल सहित जीव, ये लक्षण होना चाहिए। ध्यान से सुनो, संसारी जीव ये लक्ष्य होगा और पुद्गल सहित जीव ये उसका लक्षण होगा। लक्षण और भी किए जा सकते हैं, लक्षण और भी किए जा सकते हैं, और एक समझने के लिए लक्षण लिया। अब जब तक संसारी जीव लक्ष्य है तब तक, मतलब जब तक उसका संसारी पना जब तक है तब तक जीव और पुद्गल हमेशा साथ में रहेंगे या नहीं? 14वें गुणस्थान में भी क्यों ना हो, अयोग केवली भगवान संसारी है कि नहीं है? किस अपेक्षा से? अभी भी उनकी 85 प्रकृतियां और जीव एक क्षेत्रावघात है कि नहीं है? मतलब संसारी अवस्था में जब तक है तब तक कार्बन शरीर के साथ में है ही है, ये उनका लक्षण हो गया। 13वें गुणस्थान में हो या फिर नीचे के गुणस्थान में हो या चारों गति में हो, भाई ठीक है, ये हो गया आत्मभूत लक्षण। चलिए अब और कोई आत्मभूत लक्षण का वर्णन करो, मीनाक्षी दीदी। जल का लक्षण शीतलता। जल का लक्षण शीतलता। और एक महिला के हाथ में पानी की बोतल है। अच्छा एक मिनट, जल का लक्षण शीतलता, अगर ऐसा आपने कह दिया है और जल से शीतलता अलग नहीं होती है इसलिए आत्मभूत लक्षण कह दिया, ठीक है। सामने से हेमांगी दीदी कह रही है पानी गर्म करेंगे तो क्या होगा? लेकिन स्वभाव नहीं है ना उसका। हाँ, तो शब्द से मैं ट्यूनिंग कर लूंगा, शीतल जल, शीतल जल। पर्याय की अपेक्षा से वर्णन कर लो। शीतल जल का स्वभाव या शीतल जल का लक्षण शीतलता, इस प्रकार से कर लो, ठीक है। चलिए और कोई, सारिका दीदी वैजापुर बोलो, एक अनात्म भूत का वर्णन बताना, अनात्म भूत लक्षण जिसमें लक्षण और लक्ष्य को अलग किया जा सके। जैसे दूध और पानी का है तो दूध में घी भी है और पानी भी है, तो घी को अलग कर सकते हैं। दूध का लक्षण घी, घी वाला दूध, दूध से घी बनता है, तो दूध किसे कहेंगे? जिससे घी बनता है उसी को तो दूध कहेंगे, है ना। कल जल को तो दूध नहीं कहेंगे, या गन्ने के जूस को तो दही नहीं, दूध नहीं कहेंगे क्योंकि उससे घी नहीं निकलता। तो दूध के अंदर घी छिपा होता है, ये उसका घी वाला दूध है, ये उसका लक्षण। तो अब आप इसमें से
क्या करोगे, लक्षण को लक्ष्य से अलग कर सकोगे। दूध में से हमने घी को निकाल दिया। चलो, हमको अनात्म भूत वाला चाहिए, और अनात्म भूत यहां पर मीना जैन दीदी ने अच्छा लिखा है, हलधर, जो हल को धारण करे, ये लक्षण हो गया, और हलधर लक्ष्य हो गया, तो हल को अलग किया जा सकता है। ऐसे ही वस्त्रधारी, वस्त्रधारी महाराज जी का संग विहार कर रहा है, साथ में कुछ श्रावक चल रहे हैं, तो वस्त्रधारी को लक्ष्य किया, उसका लक्षण क्या है, वस्त्र का धारण करना। उसको अलग कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो अनात्म भूत लक्षण हो गया वस्त्रधारी का वस्त्र। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी अब बाकी सब लोगों को, आप लोगों को आता है ऐसा समझ करके थोड़ा सा आगे चलते हैं। अपने अपने हैंड रेज निकाल देना। अब चलते हैं, एक शब्द आता है लक्षणाभास। एक शब्द आता है लक्षणाभास। लक्षणाभास किसे कहेंगे, एक है लक्षण, और लक्षण के विरुद्ध होता है लक्षणाभास। आभास शब्द का अर्थ क्या हम लेते हैं, उसके जैसा किंतु वो नहीं, या तो उससे विपरीत, नहीं तो मिलावट वाला। सही है ना, या तो उससे विपरीत या मिलावट वाला। मेरे पास दो प्रकार के दूध है, दूध समझते सब लोग, दूध एक गाय से प्राप्त हुआ है, उसको भी दूध कहा जा रहा है, और दूसरा सफेद केमिकल से बना है, उसको भी दूध ही कहा जा रहा है। लोग पी करके रोगी हो रहे, दोनों को दूध कह रहे हैं। तो एक दूध जो है उसके लक्षण वगैरह सब कह सकते हो, घी आदि, और दूसरा जो केमिकल है, अब केमिकल वाले में वो लक्षण मिलेगा क्या, घी वाला लक्षण मिलेगा नहीं, वहां पर लक्षणाभास है। तो लक्षणाभास किसे कहा, या तो लक्षण का नहीं होना, अर्थात गलत लक्षण होना, विपरीत लक्षण होना, या फिर सदोष लक्षण होना, मिलावट वाला, वो भी हो सकता है। क्लियर है, तो लक्षणाभास किसे कहेंगे, लक्षणाभास मिथ्या अर्थात सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहेंगे। मिथ्या मतलब विपरीत स्वरूप, या सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहेंगे। बात समझ में आ रही है, उदाहरण के तौर पर जो जो लिया हो। चलिए, अब लक्षणाभास के तीन भेद होते हैं। लक्षणाभास के तीन भेद होते हैं, अव्याप्त लक्षण, अतिव्याप्त लक्षण, और असंभवी लक्षण। तीन भेद कर लिए, अव्याप्त, अतिव्याप्त और असंभवी। शब्दों से पता चलता है। अव्याप्त मतलब, पहले हमने क्या कहा था, लक्षण के समय में लक्षण द्रव्य के सभी भागों में पाया जाता है। लक्षण द्रव्य के सभी भागों में पाया जाता है वो लक्षण। अब यहां पर दोषपूर्ण लक्षण है, मिलावटी है, तो अर्थ क्या होगा, द्रव्य के किसी एक भाग में ही लक्षण का पाया जाना, वो क्या कहलाएगा, अव्याप्त लक्षण। पूरे द्रव्य में व्याप्त नहीं है, इसलिए अव्याप्त लक्षण, याद रखने के लिए। अतिव्याप्त मतलब जो लक्षण है वो लक्ष्य में होता है, अलक्ष्य में नहीं होता है। लड्डू का उदाहरण निकालो, मोतीचूर पना या केसरी पना वो एक प्रकार के लड्डू में था, नारियल के लड्डू में ये दोनों चीजें नहीं थी, सूजी के लड्डू में ये दोनों चीजें नहीं थी।
यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं जनरल नॉर्मल केस में, रेगुलर केस में कैसे होता है, लक्षण सिर्फ लक्ष्य में होता है, अलक्ष्य में नहीं होता है। किंतु अतिव्याप्त में लक्षण लक्ष्य में भी होता है और अलक्ष्य में भी होता है। मतलब ऐसा लक्षण जो लक्ष्य में भी हो और अलक्ष्य में भी हो, उसे अतिव्याप्त लक्षणाभास कहते हैं। जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा। और तीसरा क्या है, असंभवी, अर्थात जो लक्षण लक्ष्य में बिल्कुल भी ना रहे। पहले वाला कम था, दूसरे वाला अलक्ष्य में भी था, अब तीसरे वाले में लक्षण लक्ष्य में है ही नहीं। जो लक्षण लक्ष्य में नहीं होता वो असंभवी लक्षणाभास कहलाता है। अब उदाहरण देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई लक्षण समझ में आ रहा है आपको, चिंतन में आ रहा है क्या? अव्याप्त वाला, कि लक्ष्य का लक्षण तो किया है किंतु सारे के सारे द्रव्य में नहीं है, ऐसा। पशु का लक्षण क्या किया जाता है? पशु सींग वाले होते हैं, पशु सींग वाले होते हैं। तो सींग पूरे शरीर भर में होते हैं या सर पर होते हैं? तो ये लक्षण क्या कहलाएगा? अव्याप्त लक्षण। लक्षणाभास है कि नहीं? देखिए, सिर्फ सींग होने मात्र से आप किसी को पशु कहोगे? क्या सींग होने मात्र से आप किसी को पशु कहोगे? क्या पशु का लक्षण सींग किया जा सकता है? मतलब पशु का लक्षण सींग करना अव्याप्त लक्षणाभास है। अब अतिव्याप्त को देखो, गाय का लक्षण पशु करना, या पशु का लक्षण गाय करना। लक्ष्य कौन सा है, लक्षण कौन सा है? देख लो, पशुत्व लक्षण है, गाय लक्ष्य है। पशुत्व लक्षण है, गाय लक्ष्य है। तो अगर पशुत्व को गाय का लक्षण करेंगे तो एक जगह पर तो सही लगता है, भाई गाय पशु है ना, पर यह लक्षणाभास है। क्यों? अतिव्याप्त नाम का लक्षणाभास है, क्योंकि क्या अकेली गाय पशु है? अकेली गाय में ही पशुत्व होता है, घोड़े में पशुत्व नहीं होता, शेर में पशुत्व नहीं होता, चूहे में पशुत्व नहीं होता। मतलब जो लक्ष्य है उसमें भी लक्षण पाया जा रहा है, और जो अलक्ष्य है, एक हम लोग जू में चले गए, प्राणी संग्रहालय में चले गए, और आपने क्या कहा? प्राणी संग्रहालय में देखो सामने वहां पर शेर है, और शेर का लक्षण क्या है? पशुत्व। ये शेर का लक्षण है। तो जो पशुत्व वाला है वो शेर है, क्योंकि आपने लक्षण कर दिया लक्ष्य का। तो जो पशु है, जाकर के देखो, जो पशु मिल जाए वो शेर है, क्योंकि पशुत्व शेर का लक्षण है। तो आपको जाते जाते रास्ते में हाथी दिखाई दिया, अब आप क्या कहोगे? ये भी शेर है। क्यों? क्योंकि हाथी में पशुत्व है, तो ये भी शेर है बोलोगे। बात समझ में आ रही है? मतलब जो आपको पूरे के पूरे जू में, प्राणी संग्रहालय में शेर को लक्ष्य करना है, तो शेर को बाकी सब पशुओं से अलग करे, ऐसा लक्षण जब तक नहीं करोगे तब तक वो लक्षणाभास ही कहा जाएगा। अब शेर का लक्षण सिंह करो, या नीरज जी ने जैसे दिखा गधे के सिंह, गधे का लक्षण सिंह है क्या? शेर का लक्षण सिंह है क्या? नहीं। तो शेर का लक्षण सिंह कहना या गधे का